एक मशहूर शायर और पब्लिक इंटेलेक्चुअल जावेद अख्तर, एक इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती शमाइल नदवी, और दोनों के दरमियान एक ऐसा सवाल जो हज़ारों सालों से इंसानियत का पीछा कर रहा है, क्या खुदा वाकई मौजूद है। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कौन जीता और कौन हारा। मकसद ये है कि हम उस डिबेट के अंदर छुपे हुए असली सवालों को समझें। साइंस, रैशनैलिटी, सफरिंग और गॉड ये सिर्फ डिबेट के टॉपिक्स नहीं है, बल्कि हर सोचने वाले इंसान के सवाल हैं। आज हम इस पूरी डिबेट को एक कंप्लीट इंटेलेक्चुअल जर्नी की तरह देखेंगे। इस वीडियो में हम इस डिबेट को मल्टीपल एंगल्स से समझेंगे। न्यूट्रल रिव्यू, रैशनल थिंकिंग, कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट, प्रॉब्लम ऑफ इविल और जावेद अख्तर के डिसबिलीफ की बुनियादी वजह। अक्सर लोग डिबेट देखकर तुरंत फैसला कर लेते हैं, लेकिन फिलॉसफी का असल काम फैसला नहीं बल्कि गहरी सोच पैदा करना है। इसलिए इस वीडियो को एक मास्टर क्लास की तरह देखिए। तो डिबेट शुरू होता है मुफ्ती साहब के आर्ग्यूमेंट से, और वो तरह तरह के आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं कि क्या क्या मेथोडोलॉजी है जो कि हम अपना सकते हैं गॉड के टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। और उसके बाद उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स पेश किए। उसमें से वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स था कंटिजेंसी का आर्ग्यूमेंट। लेकिन जब जावेद अख्तर साहब की बारी आई तो वो टॉपिक से हटकर वो रिलीजन को इन जनरल डिस्कस करने लगे। यानी जो चीज़ें मुफ्ती शमाइल नदवी ने कही थी, यानी कि सिर्फ किसी भी रिलीजन से हटकर, तमाम तरह के रिलीजन के तासुबात से हटकर सिर्फ गॉड के टॉपिक को डिस्कस किया उन्होंने, और उसके रिलेटेड उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए। पर जावेद अख्तर साहब ने इन जनरल रिलीजियस गॉड या फिर रिलीजन को इन जनरल उन्होंने हिस्ट्री वगैरह से तरह तरह से उन्होंने कंपेयर किया। बट उन्होंने भी अपनी तरह से उसी चीज़ को एड्रेस किया। बट जो मेन टॉपिक था वो मुझे थोड़ा सा उससे हटते हुए नज़र आए। उन्होंने जनरलाइज़ किया काफ़ी चीज़ों को, और उसके रीज़न भी उन्होंने बताया शुरू में ही कि वो पहले ही उन्होंने मुफ्ती साहब को बताया कि वो घबराएं ना, क्योंकि वो साइंटिफिक इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स में इतने डिटेल में वो नहीं जाने वाले, और उनका साइंस का जो नॉलेज है वो बहुत ही जनरल है और बहुत ही बेसिक है। उन्होंने अपने अल्फाज में कहा है शुरू में ही, मैं कोई ये उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ। तो जावेद अख्तर साहब ने यही किया कि वो जनरली काफ़ी सारी चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया, दिस एंड दैट। बट जो मुफ्ती साहब का जो आर्ग्यूमेंट था वो उन्होंने उस चीज़ को एंटरटेन नहीं किया, उसको डिस्कस नहीं किया। कंटिजेंसी का और कंटिजेंट बीइंग का, यानी कि नेसेसरी बीइंग का जो जिसको डिस्कस किया मुफ्ती साहब ने, उसको उन्होंने फर्स्टली एड्रेस नहीं किया, बाद में उन्होंने किया। फिर मैं उसके ऊपर आता हूँ। जावेद अख्तर साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी चीज़ बताई, जो कि हम सबको इस चीज़ से सीखना चाहिए। उन्होंने नॉट नोइंग के ऊपर काफ़ी जोर दिया। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि एथीस्ट जो होते हैं, या फिर वो एटलीस्ट पर्सनली उनका जो थॉट्स है वो ये मानते हैं कि मैं काफ़ी सारी चीज़ों को नहीं जानता, और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे अंदर ये ह्यूमिलिटी है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मैं नहीं जानता। जिस तरह से थीस्ट जानते हैं, यानी थीस्ट क्लेम करते हैं कि वो जानते हैं कि गॉड है, लेकिन यहाँ पे जावेद अख्तर साहब ने कहा कि मैं बहुत सी चीज़ों को नहीं जानता। और इंसानियत की उन्होंने बात की कि इंसानियत अभी वो चीज़ों को सीख रही है, जान रही है, समझ रही है, साइंस इसके ऊपर काम कर रही है। तो एक वक्त आएगा कि हम लोगों को बाकी चीज़ें भी अभी तक जो नहीं पता है वो भी पता होंगी। तो इस तरह से ये प्रोग्रेस हो रहा है। लेकिन नॉट नोइंग का जो ये ह्यूमिलिटी था उनके अंदर, ये बहुत ही मैंने अच्छा पाया इस चीज़ को। आई रियली अप्रिशिएट दैट। लेकिन एक बात मेरे यहाँ पे भी समझ में नहीं आई कि एक तरफ जावेद अख्तर साहब कह रहे थे शुरू में कि नॉट नोइंग, यानी कि मैं नहीं जानता, इसके ऊपर वो फोकस कर रहे थे कि बहुत सी चीज़ें हम इंसान नहीं जानते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह से गॉड का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन इसके बावजूद फिर वो एक एक्सट्रीम स्टांस पे फिर क्यों है? मतलब अगर वो नहीं जानते, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक एग्नोस्टिक का पोजीशन होता है, यानी कि एग्नोस्टिक इज़ समवन जो कि कहता है कि मुझे ये भी नहीं पता कि गॉड है कि नहीं, मेरे पास वो भी प्रूफ नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता कि गॉड नहीं है, यानी मेरे पास वो भी प्रूफ नहीं है। तो वो बीच में रहता है, एंड वो से कहता है कि मेरे पास गॉड के होने या ना होने दोनों के लिए मेरे पास प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं इस चीज़ को ना हाँ कहता हूँ ना फिर ना कहता हूँ। लेकिन जावेद अख्तर साहब का जो पोजीशन है वो एथीस्ट का पोजीशन है, कि यानी कि क्लेमिंग दैट देयर इज़ नो गॉड, जिसको उन्होंने बाद में बर्टन रसल के आर्ग्यूमेंट से भी काउंटर करने की कोशिश की। जावेद अख्तर साहब ने बर्टन रसल की एक आर्ग्यूमेंट दी, यानी कि वो कहते हैं कि बर्टन रसल के अकॉर्डिंग, जो कि उनका आर्ग्यूमेंट है कि अगर आप किसी चीज़ को क्लेम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर चाय की केटली किसी प्लैनेट के इर्द गिर्द घूम रही है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है, यानी कि जो क्लेम कर रहा है उसके ऊपर है, ना कि मेरे ऊपर है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मुझे वो लॉजिकल नहीं लगता तो मैं उसको नहीं मानूंगा। और यहाँ पे मुफ्ती साहब का जो आर्ग्यूमेंट था कि एक केटली को आप वहाँ से उस तरह से एग्जाम्पल में नहीं ला सकते, बिकॉज वो एक इलॉजिकल चीज़ है। लेकिन जहाँ पे गॉड की बात आती है, तो गॉड इंसान जब एक्सेप्ट करता है तो उसको लॉजिकली एक्सेप्ट करता है। एंड
वो एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था। बहुत से लोगों ने उस चीज़ को समझा नहीं, या फिर पता नहीं मैं समझा नहीं पाया। मैंने पूरी कोशिश की थी कि थीस्ट जो होता है, यानी कि यहाँ पे जो मुफ्ती शमाइल नदवी का जो काम था, वो एक कंटिजेंट बीइंग की, नेसेसरी बीइंग की बात कर रहे थे, जो कि सारे ऑलमोस्ट रिलीजन्स एग्री कर सकते हैं उस बीइंग के ऊपर। लेकिन जावेद अख्तर साहब कंटिन्यूसली जिस गॉड को डिसप्रूव या फिर डिनाई कर रहे थे, वो रिलीजियस, एक ख़ास किस्म का रिलीजियस आइडियोलॉजी बेस्ड गॉड है, जिसके ये सारे एक्शंस हैं, जिसमें बार बार वो प्रॉब्लम ऑफ ईविल पे चल जाते हैं, और ये वो, तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये डिफरेंस है बहुत बड़ा, ये गैप है बहुत बड़ा जिसको मैं कहता हूँ, और हमें दिख भी गया चीज़। मुफ्ती साहब जिस डेफिनेशन या फिर जिस कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड की बात कर रहे हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जावेद अख्तर साहब उसको बात करते हुए भी, लेकिन वो बार बार उस चीज़ पे जा रहे हैं कि क्योंकि रिलीजन्स इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं गॉड को, क्योंकि रिलीजियस लोग इस तरह से, उनके एक्शंस ये हैं, उनके कारनामे ये हैं, उनके करतूत ये हैं, तो ये सारी चीज़ों से वो जज कर रहे हैं कंटिन्यूसली, जो कि उनकी तरफ से भी यू कैन से लॉजिकली, बिकॉज अगर आप गॉड को डिस्कस कर रहे हैं और अगर आप किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करते, तो ये शायद ही ऐसा होता है। यानी कोई भी इंसान जो गॉड पे यकीन करता है वो किसी न किसी रिलीजन से एसोसिएट करता है, किसी को वो सही मानता ही है, किसी एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ डेफिनेशन ऑफ गॉड को। और उनका भी यही कहना है जावेद अख्तर साहब का कि आप अगर एक गॉड को मान रहे हैं, यानी एक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को मान रहे हैं, तो लेकिन आप बाकी 99 गॉड के कॉन्सेप्ट को डिनाई कर रहे हैं। जिस तरह से एक एथीस्ट यानी कि वो खुद जिस तरह से डिनाई कर रहे हैं 99 चीज़ों को, मैं वहाँ पे 100 चीज़ों को डिनाई कर दे रहा हूँ। जस्ट फ़र्क हमारे बीच में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट का है। ये भी एक आर्ग्यूमेंट है तो सही, लेकिन जो बार बार मुफ्ती शमाइल नदवी जिस पे फोकस कर रहे हैं, जिसको उन्होंने क्लियरली नहीं बता पाए, वो बार बार जिस चीज़ को डिफ़ाइन किए जा रहे थे, यानी कि वो एक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को पूरे तरह से, यानी कि स्टार्ट टू एंड वो डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहे थे। एंड प्रॉब्लम यहीं पे हो जाता है कि अगर आप गॉड को कम्प्लीटली डिफ़ाइन करने जाते हैं, फिर आप उसको, जो एथीस्ट होता है उसको, फिर वो डिनाई करेगा ही करेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आप वो जगह रखते हैं जहाँ पे वो सवाल उठा सकता है। तो ये चीज़, इवन दो इफ़ देयर इज़ अ गॉड, अगर आप उस गॉड में मानते भी हैं, अगर थीस्ट मानते भी हैं, तो ये चीज़ क्लेम करना कि हाँ ये सारा डेफिनेशन है, हमें सब कुछ पता है, हालांकि वो भी क्लेम करते हैं कि हाँ हमें सब कुछ नहीं पता, बट फिर भी वो इतना सारा कुछ क्लेम करते हैं कि वो गॉड ऐसा है, यहाँ शुरू हुआ, वैसे हुआ, टाइम का यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, अर्थ बना ऐसा, ये वो, इतनी सारी चीज़ें उससे जुड़ी होती हैं कि फिर एथीस्ट के पास ये ऑप्शन आ ही जाता है कि नहीं, फिर वो उसको डिनाई करने के उसका कोई ना कोई ऑप्शन उसको वहाँ पे मिलता ही है। एंड वही चीज़ जावेद अख्तर साहब ने भी किया कि कहीं पे भी जो रिलीजियस उसका कनेक्शन था, वहाँ पे सब तरह से उन्होंने उस चीज़ को डिसमेंटल किया, उस चीज़ को डिनाई किया, और उस चीज़ पे आर्ग्यूमेंट अपना पेश किया कि किस तरह से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि इस तरह का रिलीजियस गॉड एग्जिस्ट कर सकता है। ऑल्दो वो दोनों इस टर्म पे तो बहस नहीं कर रहे थे, रिलीजियस गॉड और दी अल्टीमेट सुप्रीम पर्सनैलिटी इस तरह से, बट अल्टीमेटली अगर आप देखें, अगर पूरे डिबेट को एनालाइज करें और मेरे पिछले वीडियो को देखें, तो आपको यही समझ में आएगा कि एक्चुअली यही हुआ है ये चीज़, यानी कि दोनों अलग अलग गॉड्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक तरफ मुफ्ती साहब एक मिस्टीरियस और एक लाइक सुप्रीम बीइंग इस तरह से सब रेफ़र कर रहे हैं। वहाँ पे जावेद अख्तर साहब जब अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर ये ऐसा है तो फिर वहाँ पे ये मतलब रेप क्यों है, और बच्चों के साथ जुल्म क्यों है, बच्चे क्यों मारे जाते हैं, ये बीमारी वो बीमारी। तो ये चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ा एक गैप है। अगर इसको ना सॉल्व कर पाएँ अगर एथीस्ट और बिलीवर मिल करके, तो फिर ये एथीस्ट वर्सेस बिलीवर की डिबेट हमेशा ज़िंदगी भर चलती रहेगी, चलती आ रही है, और ये ऐसे ही चलती रहेगी अगर आप एक डेफिनेशन ऑफ गॉड पे एग्री करते नहीं हैं तो। और ये डेफिनेशन पे एग्री करना भी बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी शख्स, शायद ही ऐसा कोई होता होगा कि जो गॉड पे मानता हो, बिलीव करता हो, लेकिन उसका रिलीजन से एसोसिएशन नहीं हो। वो किसी न किसी रिलीजियस डेफिनेशन ऑफ गॉड पे ही उसका इत्तेफाक होता है, उस पर वो एग्री करता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको मैंने यहाँ पे नोटिस किया, और मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था इस चीज़ को। इसके अलावा जावेद अख्तर साहब ने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए जो कि काफ़ी पावरफुल आर्ग्यूमेंट्स थे, लेकिन वो टॉपिक से थोड़ा सा हट करते, थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही हट करते मैं कहूँगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने वर्शिप का कहा कि रिलीजियस इंसान इबादत गाह में जाता है, यानी कि मंदिर मस्जिद में जाता है, वहाँ पे पूजा इबादत करता है, फिर उसको वहाँ पे सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो उसका एक ये है कि उसको ऑलरेडी वो चीज़ें मिल गई हैं, लेकिन एक एथीस्ट के लिए उसको
गरीबों की मदद करनी पड़ती है, ये वो, देन वो उसको एहसास होता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है। तो इस तरह से बहुत सारे पॉजिटिव और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स जावेद अख्तर साहब ने भी दिए, लेकिन वो इस टॉपिक से हट कर थे। डज़ गॉड एग्जिस्ट, ये जो टॉपिक पे डिस्कशन होना था, डिबेट होना था, इस चीज़ से वो हट कर थे। अदरवाइज़ इंडिपेंडेंटली सेपरेटली वो आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। और क्योंकि जिस तरह से जावेद अख्तर साहब अक्सर मेन टॉपिक पे नहीं थे मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ ईवल की भी काफ़ी दफ़ा हमेशा की तरह बात की, जैसा कि वो उन्होंने बाकी वीडियोज़ में करते हैं। और बहुत सारे उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए वो उसमें से कोई भी नए आर्ग्यूमेंट उनके नहीं थे। मैंने ऑलरेडी उनके प्रीवियस वीडियोज़ में वो सारे आर्ग्यूमेंट्स को कहीं ना कहीं मैंने उस चीज़ को सुना है। तो कोई भी चीज़ उन्होंने ऐसी नई बात नहीं कही, और उन्होंने अपने स्पीच के पहले में ही शुरू में ही बता दिया था कि मैं उतना ज़्यादा इस पे तो नहीं जाने वाला। और पूरे थ्रू आउट द डिबेट उन्होंने बार बार कई दफ़ा 4-5 दफ़ा उन्होंने मुफ्ती साहब से पूछा, जब वो उन्होंने चैलेंज किया कि कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट को, यानी कि कंटिजेंट बीइंग होना चाहिए, नेसेसरी बीइंग होना चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने कई दफ़ा सवाल किया कि आप इसको डिफ़ाइन क्या कर रहे हैं, कंटिजेंसी का मतलब क्या है, कंटिजेंट बीइंग है क्या, इसके बारे में उन्होंने कई दफ़ा सवाल किया ना। क्योंकि जावेद अख्तर साहब ने टॉपिक से थोड़ा हट कर प्रॉब्लम ऑफ ईविल पे काफ़ी ज़्यादा उस पर डिस्कशन किया, इसलिए मुफ्ती साहब ने भी थोड़ा बहुत जब उस पर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स पेश किए तो उन्होंने भी कुछ अजीब सी चीज़ें बताई। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ ईविल ऑल्सो। जब जावेद अख्तर साहब ने इस चीज़ पे एम्फोसाइज़ किया, जब जोर डाला कि पूछा कि तो फिर ईविल को फिर क्या गॉड ने ही क्रिएट किया, कि वही गॉड क्रिएट किया है जिसने ईविल को, तो उस पर उन्होंने हाँ कहा मुफ्ती साहब ने। एंड लेकिन जब उसी को काउंटर क्वेश्चन करके जावेद अख्तर साहब ने पूछा कि फिर ये जो रेप हो रहे हैं, ये वो जुल्म ज़्यादती, तब फिर उसके जवाब में मुफ्ती साहब ने कहा कि वो फ्री विल से कनेक्टेड है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अब्सर्ड लगी मुफ्ती साहब की तरफ से, कि उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ ईविल को, यानी कि ऐसा कहा कि ईविल यानी गॉड की क्रिएशन है, यानी कि गॉड ने ही ईविल को क्रिएट किया है। अगर वो ये कहते कि हाँ फ्री विल दिया है गॉड ने, तो फिर यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी रह सकती थी कि हाँ वही फ्री विल था जिस जो पूरी हिस्ट्री है सेटन की, शैतान की, इब्लीस की, कि उसी फ्री विल के ज़रिए शैतान भी डिविएट हुआ, और इसी फ्री विल के ज़रिए हमारे पास भी चॉइस है, गुड वर्सेस ईविल, दिस एंड दैट। लेकिन क्योंकि मुफ्ती साहब ने कहा कि गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ ईविल ऑल्सो, तो फिर वहाँ पे वो फंस गए एक तरह से, कि फिर उनके पास जो जवाब बचा, फिर वो जब उन्होंने कहा कि फ्री विल, तो फिर ये एक्सेप्टेड था ही नहीं कि आप एक तरफ तो कह रहे हो कि ईविल को गॉड ने क्रिएट किया, फिर दूसरी तरफ कह रहे हो कि ये फ्री विल का नतीजा है। तो फिर ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो गए। और फिर एंडिंग स्टेटमेंट्स में भी मुफ्ती साहब ने ये ऐसा बताया कि उन्होंने कंटिन्यूसली फिर वही चीज़ बात की कि नेसेसरी बीइंग, कंटिजेंट बीइंग, वो बीइंग जो कि एग्जिस्ट करना ही चाहिए, लॉजिकल फैलेसी की बात की उन्होंने, इनफाइनाइट रिग्रेस की बात की, ये सारी चीज़ों पे उन्होंने डिस्कशन किया। लेकिन जावेद अख्तर साहब ने कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक कंसेप्शन ऑफ गॉड को डिनाई किया। तो वही प्रॉब्लम है, एक जो गैप बना हुआ है, यानी कि एक बिलीवर या एक थीस्ट जब एक बात करता है गॉड के बारे में, तो उसके माइंड में जो तस्वुर होता है, और एक एथीस्ट जब एक गॉड की बात करता है तो उसके माइंड में जो तस्वुर होता है गॉड का, यानी कि कॉन्सेप्ट होता है गॉड का, वो डिफरेंट होता है। और यही प्रॉब्लम है बेसिकली, कि अगर आप सेम लाइक बीइंग या फिर सेम डेफिनेशन ऑफ गॉड पे अगर आप नहीं आते, तो फिर एट द एंड या फिर थ्रू आउट द लाइक डिस्कशन भी आपके आर्ग्यूमेंट्स इधर उधर जाते हैं। फिर आप कभी भी उस तरह से बात कर ही नहीं पाता जिस तरह से मतलब होना चाहिए उस डिस्कशन को। एंड बहुत ही अफसोस लगता है कि मतलब ये दो स्पीकर्स जो हैं वो तो आपस में काफ़ी म्यूचुअल उन्होंने बात भी की, रिस्पेक्ट भी की, खाना भी खाए, चाय भी पिया। लेकिन अब जो ऑडियंसेस हैं, जो कि इनके फॉलोअर्स हैं, इवन जावेद अख्तर साहब के एथीस्ट फॉलोअर्स, या फिर मुफ्ती साहब के, या फिर बाकी धर्मों के थीस्ट फॉलोअर्स जो भी हैं, ये कंटिन्यूसली लगे हुए हैं कि जावेद अख्तर साहब को शायद आप कन्विंस करवा देते मुफ्ती साहब, या फिर गॉड उनको गाइड कर देते इस तरह से। तो ये चीज़ें बेसलेस हैं, अगर क्योंकि ये ऐसे वर्क नहीं करता। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। एक इंसान को ही चाहिए कि अगर वो किसी चीज़ के बारे में सीरियस है, फॉर एग्जांपल उसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि हाँ डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, तो उसको दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स न्यूट्रली अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से देखने चाहिए, और फिर उसको अपने तरह से डिसाइड करना चाहिए कि हाँ व्हाट इज़ मोर रैशनल, व्हाट इज़ मोर लॉजिकल।
इस तरह से ये चीज़ें अपने, ये पर्सनल स्टडी है एक इंसान का। ये नहीं है कि किसी इंसान ने बता दिया। ऐसा नहीं था कि जावेद अख्तर साहब उन्होंने जो अपने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, वो जिस कहावत है ना कि वो उन्होंने एक ज़िंदगी गुजारी है, उन्होंने लोगों से मिले हैं, उन्होंने पढ़ा लिखा है, तो उनको भी आर्ग्यूमेंट्स पता हैं, उनको भी पता है कि क्या रीज़न्स हैं, क्या लॉजिक पेश किया जाता है, सारी चीज़ें उनको पता है ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था और आज मुफ्ती साहब आए उनको आज सब कुछ पता चल गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता भाई। और मुफ्ती साहब को भी ऑलरेडी एथियस्ट के आर्ग्यूमेंट्स पता हैं, तो दे बोथ नो देयर आर्ग्यूमेंट्स एंड द अदर पर्सनस आर्ग्यूमेंट्स, एंड दे, उनको बस उसी चीज़ पे बात करनी थी। काउंटर क्वेश्चन था ये वो जो कि हुआ, एंड जो भी है वो सबके सामने है। यहाँ पे कोई हार जीत की बात ना थी, ना है, ना ही किसी डिबेट में होती है। अब तक हमने डिबेट का सरफेस देखा, लेकिन असल सवाल ये है कि दोनों स्पीकर्स किस बुनियादी नजरिए की नुमाइंदगी कर रहे थे। एक तरफ रिवलेशन और मेटाफिजिक्स, दूसरी तरफ रैशनल इंक्वायरी और स्केप्टिसिज्म। अब चलिए उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो जावेद अख्तर ने उठाया। तो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब डिबेट के दौरान काफ़ी सारी चीज़ों पे अपना पॉइंट रख रहे थे, जिनमें से एक पॉइंट उनका थोड़ा सा नज़र आया, वो था थिंकिंग के ऊपर। कि जावेद अख्तर साहब को वो कहते हैं कि आप जब सोचते हैं तो सारी चीज़ों पे सोचें, जब आप क्वेश्चन करते हैं तो सब चीज़ को क्वेश्चन करें, सिर्फ गॉड पे क्वेश्चन क्यों है। तो इसको वो एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि सब चीज़ों को क्वेश्चन करना चाहिए, यानी कि यू शुड क्वेश्चन एवरीथिंग। इसके रिस्पॉन्स में जावेद अख्तर साहब ने जो रिप्लाई दिया, उसके रिप्लाई में फिर उनके पास कुछ जवाब बचा नहीं मुफ्ती साहब के पास, और वो ये था कि जावेद अख्तर साहब ने हंसते हुए कहा कि आप जो बात कह रहे हैं कि ये सोचने की इजाज़त है, ये सवाल करने की इजाज़त है, ये बहुत ही, आप सोच लीजिए कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये इस तरह से है नहीं, आपको लोग इस पे सवाल करने वाले हैं। और ये सवाल पोस्ट डिबेट एनालिसिस में मुफ्ती शमाइल नदवी के चैनल पे ही, जो आज रिलीज़ हुआ मुफ्ती यासिर नदीम के साथ, उनमें ही उन्होंने डिस्कस किया। मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने मुफ्ती शमाइल नदवी से ये सवाल पूछा कि इसका क्या एक्सप्लेनेशन था, जिसके एक्सप्लेनेशन में बाद में उन्होंने अपने रिप्लाई को चेंज किया। तो मैं चाहूँगा कि आप पहले एक क्लिप देखें, डिबेट वाला क्लिप, जहाँ पे ये एक्चुअल कॉन्वर्सेशन हुआ था बिटवीन जावेद अख्तर एंड शमाइल नदवी। देन आप फिर वो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जो उन्होंने पोस्ट डिबेट एनालिसिस में बाद में अलग से हट कर की, और किस तरह से दोनों स्टेटमेंट्स में ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ कॉन्ट्रडिक्शन था मुफ्ती शमाइल नदवी के दो स्टेटमेंट्स पे। उन्होंने कुछ बातें वो ऐसी थी जो कि वो वहाँ पे रिप्लाई नहीं दे पाए डिबेट के स्टेज पे, जो कि बाद में उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, और ये क्यों देना पड़ा मैं इसके ऊपर आगे बात करता हूँ। पहले आप क्लिप देखें। इतने बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, उसका मेरा क्या लेना देना। फिर मेरे ख्याल से आपको ये नहीं कहना चाहिए आई थिंक देयरफॉर आई एम एन एथिस्ट। आपको सोचना चाहिए, सिर्फ आप एक लिमिटेड दायरे में रहकर नहीं सोचें, बल्कि बाहर निकल कर सोचें। आपने तीसरा सवाल किया, आपने 2-3 सवाल एक साथ। ऐसी बात है ना कि ये कुछ लोगों को इतराज़ हो जाएगा आप पे कि आप कुछ भी सोचें, ये इजाज़त आपको है नहीं, मुझे है। जी, आपने प्रॉब्लम ऑफ इविल के ताल्लुक से सवाल किया और बार तो इसके रिस्पांस में कि मुफ्ती साहब ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, और क्यों नहीं दिया, और फिर बाद में उन्होंने क्यों इसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ा अपने पोस्ट डिबेट एनालिसिस में, और किस तरह से उनके दोनों चीज़ों में कॉन्ट्रडिक्शन है, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। अब पोस्ट डिबेट एनालिसिस वाली वीडियो भी देखिए जो कि उन्हीं के चैनल पे अपलोडेड है, जहाँ पे मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी मुफ्ती शमाइल नदवी से पूछते हैं। तो देखिए वो क्या पूछते हैं और उन्होंने क्या जवाब दिया। डिस्करेज किया, वो आज कहाँ पड़े हुए हैं, तो ये जो मिसकंसेप्शन है इसको ज़रा क्लियर कीजिए। मैंने वहाँ पर ये बात कही थी कि मज़ाहिब, और जाहिर है बिलखुसूस इस्लाम सवाल करने से डिस्करेज नहीं करता है, हाँ बेजा सवाल करने से डिस्करेज करता है। बिल्कुल। तो सही ये जो उन्होंने टर्म यूज़ किया बेजा सवाल, यानी कि इररिलेवेंट सवाल, ये चीज़ उन्होंने वहाँ पे नहीं कहा था। जावेद अख्तर वाले डिबेट में उन्होंने इस चीज़ पे पॉइंट नहीं रखा अपना, इसको उन्होंने काउंटर रिप्लाई पे नहीं कहा उन्होंने कि हाँ आप क्वेश्चन तो कर सकते हैं लेकिन इररिलेवेंट अननेसेसरी क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो ये बात रखते अपनी तो जावेद अख्तर साहब उनको ऐसे ही नहीं जाने देने वाले थे। वो फिर काउंटर क्वेश्चन जो करते फिर उसमें वो फंस सकते थे, इसीलिए उन्होंने उस चीज़ को अवॉइड किया। खैर मैं रीज़न पे नहीं जाता हूँ, मैं उनके इंटेंशन पे भी नहीं जाता हूँ, लेकिन ये चीज़ है कि ये चीज़ उन्होंने वहाँ पे नहीं कहा, यहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, और ये एक्सप्लेनेशन उनको देने क्यों पड़ रहा है मैं उसके ऊपर भी बात करता हूँ। लेकिन आप पहले ये फुल क्लिप देख लीजिए, क्योंकि आधी क्लिप मुझे काट कर किसी को डिस्प्रूव यहाँ पे गलत साबित करने में नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, तो आप पूरे क्लिप को देखिए।
सही सवाल और गलत सवाल, कहाँ सवाल करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, ये दरअसल फ़र्क मलहूज़ रखना चाहिए। अब एक इंसान अल्लाह से बेजा सवालात करें जैसे कि वो करते आए हैं, वलियाज़ुबिल्लाह इनके अल्फाज हैं कि अगर वो है तो फिर उसकी क्या मजाल होगी, मैं पूछूंगा और ये करूंगा, तो जाहिर है ये बेजा चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको सवाल करने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि जब आपने गॉड के एग्जिस्टेंस को तस्लीम कर लिया तो आपने उसकी अथॉरिटी को मान लिया है। अब जिसकी अथॉरिटी को आपने तस्लीम कर लिया है तो अब उससे सवाल नहीं होगा। हाँ, लेकिन उस अथॉरिटी को तस्लीम करने की तलाश में जब तक आप उस रास्ते में हैं, जाहिर है सवाल करना। इसीलिए कुरान कहता है फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि तुम उलमा से सवाल करो, अहले इल्म से सवाल करो, जानने वालों से सवाल करो अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है। तो ये भी दरअसल एक डॉगमेटिक आर्ग्यूमेंट है जो ठीक है, आपने अभी पूरा उनका ओपिनियन था, जो उनका आंसर था, अभी आपने सुन लिया। अब आपको ये नहीं कहना कि मैं आधे कोई क्लिप काट करके ऐसा कुछ कर रहा हूँ। अभी मैं बताता हूँ कि उनको ये एक्सप्लेनेशन क्यों देना पड़ा, और ये अगर एक्सप्लेनेशन नहीं देते तो क्यों वाकई जावेद अख्तर के मुताबिक, जैसा कि जावेद अख्तर साहब ने कहा कि सोच के समझ के बोलिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपको बाद में इसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। और अगर ये मुफ्ती साहब अभी यहाँ पे अपने पोस्ट डिबेट एनालिसिस में एक्सप्लेनेशन नहीं देते तो हरगिज़ बिल्कुल 100% ये श्योर था, मतलब श्योरिटी थी कि इनके ऊपर फिर सवाल उठता, कभी न कभी जाकर तो सवाल उठता। क्योंकि मैं भी रह चुका हूँ, मैं भी सवाल उठा चुका हूँ, और मुझे भी पता है रियलिटी क्या है, कि कितना सवाल पूछने की इजाज़त होती है और कितना नहीं, कितना इजाज़त वो नहीं देते लोग आपको, स्कॉलर्स नहीं देते, या फिर जो धार्मिक लोग होते हैं वो आपको इजाज़त नहीं देते। मैं भी रह चुका हूँ। अब मैं डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, बट मैंने काफ़ी सारे रिलीजियस सेक्ट्स के साथ टाइम स्पेंड किया है 1 by 1। बिल्कुल से ऐसा ही होता है जैसे कि जावेद अख्तर साहब ने कहा है कि इस तरह से रिलीजन में इतने हद तक, कुछ हद तक तो बिल्कुल सारे ही आपको, सारे रिलीजन्स और सारे रिलीजियस लोग जो हैं, रिलीजियस सेक्ट वाले लोग जो हैं, वो आपको इजाज़त देंगे कि हाँ तुम सवाल पूछो, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम हमारे गॉड, हमारे रिलीजन या फिर हमारे रिलीजियस सेक्ट तक नहीं पहुंच जाते। जब आप एक बार पहुंच गए, अब वहां से आपको सवाल करना बंद करना है और आपको सबमिट करना है। जावेद अख्तर का पॉइंट ये था कि इंसान को इनहेरिटेड बिलीव्स को भी क्वेश्चन करना चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ ख़त्म नहीं होता। अगर हम हर चीज़ को क्वेश्चन करें तो क्या खुदा के हक में कोई रैशनल आर्ग्यूमेंट बचता है? इसीलिए अब हम कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट को समझेंगे कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट हैं। कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो, तो जाहिर है ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है। और अगर कोई चीज कॉन्टिंजेंट नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दिखा दें कि कौन सी चीज यूनिवर्स में कॉन्टिंजेंट नहीं है, हम भी जरा गौर कर लें और हम भी देख लें। देखिए, आपको मैं ईमानदारी से बात करूं, एक तो मैं कॉन्टिजेंसी वर्ड ठीक से समझता हूं। ये आर्ग्यूमेंट बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है। जो चीज बिगिन होती है, यानी जिस चीज का शुरुआत है, उसका एक कॉज होना चाहिए। बिल्डिंग का आर्किटेक्ट होता है, नोवेल का ऑथर होता है, पेंटिंग का पेंटर होता है, एक यूट्यूब वीडियो का एक क्रिएटर होता है। यूनिवर्स भी एक वक्त में बिगिन हुआ था। ये बात बिग बैंग से साइंस ने कंफर्म कर दी है। तो सवाल ये है कि यूनिवर्स का कॉज क्या था, और जो भी कॉज होगा ऑब्वियसली वो यूनिवर्स के बाहर होगा। वो टाइमलेस होगा, स्पेसलेस होगा, और इतना पावरफुल होगा कि मैटर, एनर्जी और स्पेस को क्रिएट कर सके। इसी कॉज को फिलोसोफर्स नेसेसरी बीइंग कहते हैं। एक ऐसी जात, एक ऐसा बीइंग जो क्रिएट नहीं की गई है, जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है। कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट प्योर रैशनैलिटी है। यहाँ कोई स्क्रिप्चर की जरूरत नहीं है, कोई फेथ की जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिक। अगर हर फिजिकल चीज का कॉज होता है और यूनिवर्स फिजिकल है, तो यूनिवर्स का कॉज होना चाहिए, और उसी कॉज को फर्स्ट कॉज, प्राइम मूवर, नेसेसरी एग्जिस्टेंस या फिर गॉड कहा जाता है। यूनिवर्स की हर चीज कॉन्टिंजेंट होने का मतलब यह है कि वो अपने एग्जिस्टेंस में किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। जो भी चीज डिपेंडेंट होगी वो चीज इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, तो उसका कोई ना कोई कॉज होगा। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये इन्फिनिट रिग्रेस है, यानी कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, और कभी कोई यानी ये एंडलेसली चलता रहा? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम तो एग्जिस्टेंस में आते ही नहीं। लॉजिकली ये मुत्तफक अलैह चीज है, मुत्तफक अलैह अग्रीड अपॉन। कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट ये पूछता है कि जो चीजें डिपेंडेंट हैं उनकी फाइनल बुनियाद क्या है। यहाँ फिलोसोफर्स के दरमियान सदियों से डिबेट चली आ रही है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर एक नेसेसरी बीइंग एस्टैब्लिश भी हो जाए तो उससे ऑटोमेटिकली कोई स्पेसिफिक रिलीजन प्रूव नहीं होता। लेकिन बहुत से लोगों के लिए गॉड का सबसे बड़ा चैलेंज एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी नहीं बल्कि इंसानी दुख है। इसीलिए अब हम उस सवाल की तरफ चलते हैं जो शायद सबसे ज्यादा इमोशनल भी है। अगर गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो दुनिया में ईविल क्यों है? इंजेक्शन तो हेल्थ के लिए दिया जाता है। आप ये कह रहे हैं कि ये बच्चों की जो धज्जियां उड़ रही हैं ये इंजेक्शन
इलेक्शन है, टेस्ट है, ये टेस्ट है और उस टेस्ट में उनको ऐसा रिकॉम्पेंस मिलेगा जो आपके तस्वुर के बाहर है। ये आप 3 बरस के बच्चे को बारूद से उड़ा के टेस्ट ले रहे हैं। वाह, वो नहीं ले रहा है, खुदा नहीं उड़ा रहा है, इजराइल उड़ा रहा है। जब जावेद अख्तर ने डिबेट के दौरान मुफ्ती शमाइल से प्रॉब्लम ऑफ ईवल के बारे में पूछा, गाज़ा के बच्चों के बारे में पूछा, और वो गॉड किस तरह से इस तरह इन चीज़ों को अलाउ करता है, इस तरह से वो जस्टिस के बारे में बात करता है, लेकिन वो दुनिया में जस्टिस क्यों नहीं है, इन चीज़ों पे जब वो सवाल करते हैं तो मुफ्ती शमाइल वक्त के दौरान उस वक्त में उन्होंने जो आंसर वो दे पाए, उन्होंने जो आंसर्स दिया इन शॉर्ट, वो बहुत ही अजीब लगता है, वो बहुत ही इनकम्प्लीट और बहुत ही इलॉजिकल जवाब लगता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिलीजन्स एंड गॉड यू कैन से। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है जो कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है, आपके कोई भी ओपिनियंस हो सकते हैं, आपके कोई भी बिलीव्स हो सकते हैं, आप एथीस्ट हो सकते हैं, जो भी किसी रिलीजन को हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये जो चैनल का पर्पस है मेरा वो भी यही है कि चीज़ों को उस तरह से देखा जाए, किसी रिलीजन को भी उस तरह से देखा जाए, किसी भी एकेडमिक सब्जेक्ट को उस तरह से देखा जाए जिस तरह से वो चीज़ एक्चुअल में है। तो रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में अगर किसी रिलीजन को अगर आपको अनबायस्ड वे में पढ़ना है तो आपको और जानना है तो आपको उनके लोगों से समझना होगा कि वो उस रिलीजन को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, फिर किस तरह से समझते हैं। बिकॉज आप कहने को काफ़ी सारी चीज़ें कह सकते हैं, लेकिन अगर वो रिलीजियस लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उसको अगर वो मानते ही नहीं है उस चीज़ों को, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप सवाल उठा रहे हैं, मैं यहाँ पे किसी रिलीजन को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ और ये चैनल का पर्पस है भी नहीं कि मैं किसी रिलीजन को या फिर किसी आइडियोलॉजी को यहाँ पे डिफेंड करूँ या फिर उसको प्रमोट करूँ। मैं जस्ट चीज़ें जैसी हैं उस तरह से रखने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ मैं ऐसे अनबायस्ड नहीं हूँ, फिर बायस्ड हो जाता हूँ कहीं पर, तो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि मेरा इंटेंशन हमेशा होता है कि अनबायस्ड वे में चीज़ों को रखा जाए। तो बात यहाँ पे ये है सिंपली कि किसी भी सवाल का जो जवाब होता है, और इस तरह का इतना बड़ा सवाल प्रॉब्लम ऑफ ईवल जो है कि गॉड क्यों इस दुनिया में ईवल को अलाउ करते हैं, कि क्यों इस दुनिया में सफरिंग है वगैरह वगैरह, ये सवाल ऑब्वियसली ये 2-3 लाइन में आपको जवाब इसका नहीं मिलेगा। इसके पीछे पूरी एक स्कीम है, पूरा एक वर्ल्ड व्यू है, इस्लामिक वर्ल्ड व्यू कह लें या फिर किसी भी रिलीजियस वर्ल्ड व्यू की बात कह लें। ये जो वर्ल्ड व्यू को जो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा वो है इब्राहिमिक रिलीजन्स का कंप्लीट वर्ल्ड व्यू आप कह सकते हैं। कि इब्राहिमिक रिलीजन्स यानी मोस्टली इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज़म में ये वर्ल्ड व्यू माना जाता है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में मुफ्ती शमाइल ने जो जवाब दिया वो जवाब उस तरह से फिट होता है, जो कि मुफ्ती शमाइल का जवाब था कि ये टेस्ट हो रहा है उनके साथ, जिसको बाद में मॉक करते हुए और अजीब तरह से, मतलब ऑब्वियसली अगर आप सिर्फ कहेंगे कि बच्चों का इस तरह से मरना, इतने सारे बच्चों का या फिर इतने लोगों का जुल्म ज़्यादती जो है, उसके जवाब में अगर आप सिर्फ कहेंगे कि ये टेस्ट है तो ऑब्वियसली अब्सर्ड लगेगा, ऑब्वियसली इलॉजिकल लगेगा, सबको लगेगा। लेकिन अगर आप ये तभी होगा जब आप इसके कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझेंगे, पूरे वर्ल्ड व्यू को अगर आप नहीं समझेंगे कि किस वर्ल्ड व्यू से बात हो रही है, किस स्कीम के अंदर रहकर ये जवाब आ रहा है आपके पास। तो हो यही रहा है एक्चुअली कि सारे लोग, और मैं इंटेलेक्चुअल्स को भी यही देख रहा हूँ कि वो भी पता नहीं क्यों बस चीज़ों को एक लाइन उठा रहे हैं और वो उसको एज इट इज़ कह रहे हैं कि ये तो ऐसा है, वैसा है, गलत है, और ये किस तरह से इलॉजिकल है, बेसलेस है। लेकिन ये इलॉजिकल और बेसलेस तभी लगेगा आपको जब आप सिर्फ एक लाइन के जवाब पे अगर आप ध्यान देंगे कि ये सिर्फ टेस्ट है, या फिर उनके साथ जैसे कि जावेद अख्तर साहब ने भी कहा कि कोई इंजेक्शन है जो कि गॉड यूज़ कर रहा है। तो अब यहाँ पे ज़रूरी ये है कि पूरे वर्ल्ड व्यू को आप समझें, देन आप फिर भी अगर आपको क्वेश्चंस है तो ज़रूर क्वेश्चंस पूछें, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। नाउ द होल स्कीम कि इस्लाम का या फिर जो इब्राहिमिक रिलीजन का जो स्कीम है, स्कीम ऑफ गॉड या स्कीम ऑफ दिस, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, ये सारा कुछ को अगर हम लोग बिल्कुल छोटे से अंदाज में मैं एक्सप्लेन करूँगा। जो कॉन्सेप्ट है जो इस्लाम में माना जाता है वो ये है कि गॉड ने ये दुनिया, एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जब समझते हैं कि यही दुनिया शुरू और आखिर है, यानी कि यही फर्स्ट एंड लास्ट है, इसके बाद ना पहले कुछ था ना आखिर में कुछ है, तब आप इन चीज़ों को अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली फिर सवाल उठता है कि वो गॉड किस तरह से इनजस्टिस को फॉलो कर रहा है, किस तरह से वो अनजस्ट है। लेकिन जो इब्राहिमिक रिलीजन्स में जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ है एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जो पर्पस ऑफ लाइफ है, वो ये है कि ये दुनिया एक्चुअली में ये दुनिया कुछ भी नहीं है कंपेयर टू वो दुनिया जो आने वाली है। यानी गॉड कहते हैं अपने स्क्रिप्चर्स में और बुक्स में कि ये जो दुनिया मैंने बनाई है, ये दुनिया बहुत ही चंद, मतलब एक पूरे टाइम के पीरियड में अगर आप कॉन्टेक्स्ट में अगर इंसानी तौर से, इंसानी पर्सपेक्टिव से अगर आप समझना चाहें तो ये दुनिया बस सिर्फ चंद सालों की दुनिया है। हालांकि एक्चुअल में जो दुनिया मैंने बनाई है
वो दुनिया तो इनफाइनाइट है ऑलमोस्ट, मतलब मैं ह्यूमन पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली गॉड या फिर इन चीज़ों को आप पूरी तरह से ग्रास्प कर लेंगे, माइंड में आपके समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। तो इसीलिए चीज़ों को उस तरह से लिटरली नहीं लेना चाहिए। तो जस्ट एक हमारे जो लिमिटेशंस हैं, ह्यूमन लिमिटेशंस के अंदर रहकर अगर हम लोग चीज़ों को समझने और समझाने की कोशिश करें तो ये समझ में आता है। जैसे कि गॉड कहते हैं कि तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये जो दुनिया है ये चंद सालों की दुनिया है, और एक्चुअल में जो दुनिया मैंने बनाई है, जो कि इसको पैराडाइज या हेवन भी कहा जाता है डिफरेंट रिलीजन्स में, वो एक्चुअल दुनिया है, ना कि ये दुनिया है। एंड मैंने एक्चुअली में सबको, यानी इंसानों को, सारे क्रिएशन को उसी चीज़ के लिए बनाया है, उस परफेक्ट वर्ल्ड के लिए जो कि आने वाली है, इस दुनिया के बाद जो होने वाला है। लेकिन उससे पहले वहाँ तक पहुँचने के लिए एक छोटा सा टेस्ट रख दिया गया है। इसको आप एग्जाम्पल से समझें कि अगर आप एक एग्ज़ाम हॉल में हैं और आपके साथ एक एग्ज़ाम लिया जा रहा है, टीचर आपके साथ एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो आप सडनली उठ के कहते हैं कि ये तो अनफेयर है, एग्ज़ाम आप नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे टीचर का जवाब आता है कि नहीं, मैं टेस्ट ले रही हूँ, यहाँ पे मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही हूँ। तो आप कहने को तो कह सकते हैं कि ये अनफेयर है, ये है, वो है, कि क्या ज़रूरत है टेस्ट की। लेकिन ये आप सवाल तभी कर सकते हैं जब आप पूरे एजुकेशन सिस्टम को नहीं समझेंगे। अगर आप बिना एजुकेशन सिस्टम को समझे, बिना आप ग्रेड्स को समझे कि किस तरह से पास फेल है, किस तरह से फर्स्ट एंड लास्ट का कॉन्सेप्ट है, नंबरिंग का कॉन्सेप्ट है, किस तरह से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हमारे इल्म का एक स्टैंडर्ड है, ये सारी चीज़ों को अगर आप एजुकेशन सिस्टम को ही अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आपका शायद सवाल करना जायज़ बनता है कि टेस्ट ही क्यों लेना है, एग्ज़ाम ही क्यों लेना है। लेकिन अगर आप एजुकेशन सिस्टम को समझेंगे तो फिर ये सवाल फिर इनवैलिड हो जाता है और ये बेसलेस हो जाता है ये सवाल। सिमिलरली गॉड ने इस दुनिया को टेस्टिंग ग्राउंड कहा है, यानी कि ये दुनिया टेस्ट की दुनिया है, ये कोई कॉन्सिक्वेंस की दुनिया नहीं है। और गॉड ने कहीं पे भी, ना ही कि गॉड के प्रॉफिट्स ने, जो कि इब्राहिमिक जितने सारे रिलीजन्स में आते हैं, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा है कि दुनिया को गॉड ने जस्टिस के तौर पे बनाया है, यानी कि यहाँ पे सारा कुछ जस्टिस है। ये दुनिया वैसी है जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे कि फिलोसोफर्स क्वेश्चन उठाते हैं कि ये तो केओस हो रहा है, इतनी जुल्म है, ज़्यादती है, तरह तरह की नेगेटिव चीज़ें हैं और इतने सारे ईवल्स मौजूद हैं यहाँ पे। तो ये दुनिया ऐसी है एक्चुअली में, ये दुनिया उस तरह से जस्टिस में है ही नहीं। अगर आप जस्टिस को खोज रहे हैं इस दुनिया में और आप सोचते हैं कि गॉड मतलब जस्ट है और वो जस्टिस को और ये करने वाला है, तो गॉड ने, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये पता नहीं क्यों लोग नहीं समझते। इब्राहिमिक कॉन्सेप्ट पे सवाल उठाने से पहले आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि गॉड ने कहीं पे भी ये नहीं कहा है कि मैंने इस दुनिया को जस्टिस के हिसाब से बनाया है, यहाँ पे सारा कुछ जस्टिस होगा। ना ही कि गॉड के प्रॉफिट्स ने ये चीज़ें कभी फरमाई हैं। उन्होंने तो कहा ही है कि ये टेस्टिंग ग्राउंड है, टेस्टिंग ग्राउंड है, और यहाँ पे आप जैसा करोगे उसके हिसाब से आपको एक वहाँ पे नेक्स्ट लाइफ मिलेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर रह करके पूरा स्कीम है, स्कीम ऑफ थिंग है, जिसके अंदर रह करके जब भी सवाल उठता है कि हाँ फिर ये जुल्म ज़्यादती क्यों है, तो फिर ये चीज़ समझ में, मतलब आंसर आपको मिलेगा कि हाँ, लोग आपको, वो रिलीजियस लोग जो स्कॉलर, जैसे कि मुफ्ती शमाइल ने कहा कि ये टेस्ट है, तो ये छोटा सा पीरियड ऑफ टाइम है। इसमें भी आप बहुत सारे और भी क्वेश्चंस उठा सकते हैं कि इतना ज़्यादा टेस्ट क्यों है, आप ये है वो है। तो टेस्ट हर एक लोगों के लिए है, मतलब जस्ट बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर किसी एक बच्चे को कोई बहुत ही बड़ी बीमारी, फॉर एग्जांपल कैंसर होता है, तो फ्रॉम दिस स्कीम ऑफ रिलीजन, फ्रॉम दिस स्कीम ऑफ गॉड, इसमें ऐसा देखा जाता है कि वो टेस्ट ना कि सिर्फ उस बच्चे का है, बल्कि ये टेस्ट उसके आसपास के लोगों का भी है। ये टेस्ट दो तरह की टेस्ट हैं, एक है सब्र यानी कि पेशेंस का टेस्ट, और एक है शुक्र यानी कि ग्रैटिट्यूड का टेस्ट। इस इम्तिहान में आप मुब्तला हैं कि आपको अगर चीज़ें नहीं मिल रही हैं और आपके साथ सफ़रिंग का मामला हो रहा है, आप भुगत रहे हैं किसी बीमारी से या फिर किसी चीज़ से, किसी प्रॉब्लम से, तो फिर ये देखा जाता है, फिर गॉड के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ है कि आप सब्र कर रहे हैं कितना और आप किस दर्जे तक सब्र कर रहे हैं। और जब आपको चीज़ें मिलती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चंद लोगों के, मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को ये चीज़ें, जो नेमतें मिली हैं, जो ग्रैटिट्यूड्स, जो ब्लेसिंग्स मिले हैं, फॉर एग्जांपल ये एग्जिस्टेंस मिला है, हमें ये सांस लेना है, खाना पीना, सुबह दिन रात देखना है, जो इतने सारे सेंसेस हैं हमारे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मतलब रिलीजन्स बताते हैं कि यू शुड थैंक गॉड। तो वो शुक्र का इम्तिहान भी है, यानी कि आप शुक्र कर रहे हो कि नहीं। और अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो समझ में ये आता है कि ये जो सब्र का इम्तिहान है, यानी कि पेशेंस का टेस्ट जो है, उससे ज़्यादा बड़ा टेस्ट है शुक्र का, क्योंकि अक्सर लोग शुक्र ही नहीं करते चीज़ों की। तो ये एक पूरा स्कीम ऑफ थिंग है, पूरा एक स्कीम है, इस्लामिक वर्ल्ड व्यू है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में ये जवाब आता है कि हाँ, मुफ्ती शमाइल जब कहते हैं कि ये टेस्ट है।
अब प्रॉब्लम यही है कि क्योंकि वो लिमिटेड टाइम था, जो डिबेट का टाइम था, और उसमें उसके अंदर आप सारी चीज़ों को सारे डिस्कशंस नहीं ला पाते। इवन जो डिबेट पॉसिबल हो पाया, मतलब उतना ज़्यादा डिस्कशन हो ही पाया इसलिए क्योंकि डिबेट के शुरू में ही मुफ्ती शमाइल ने कह दिया कि हम ये मेथोडोलॉजीज़ को अपनाएंगे नहीं, ये टूल्स को यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। तब जाकर के वो इतने हद तक आगे बात बढ़ी। अगर पता चला कि वो लोग डिबेट के शुरू में टूल्स को ही डिस्कस करने लगते, जावेद साहब कहते कि मैं साइंस को यूज़ करूँगा, वो कहते कि मैं फ़िलोसॉफ़ी और लॉजिक को यूज़ करूँगा, तो फिर तो कंक्लूजन फिर कुछ डिबेट ही नहीं हो पाता, फिर वो प्री डिबेट बनकर रह जाता। तो उस टाइम के अंदर क्योंकि दोनों साइड से मैं कहूँगा, ऐसा नहीं है कि एक साइड से ये मामला हुआ है, दोनों ही साइड के लोगों ने वो जाने अनजाने में ये सवाल जो बनते थे, जावेद अख्तर साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल बनते थे कि अगर आपके गॉड एग्जिस्ट करते हैं, जिस गॉड की आप बात कर रहे हैं, तो वो फिर किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। ये सवाल बिल्कुल से आना लॉजिकल था जावेद साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड मुफ्ती शमाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो इस सवाल के जवाब में जो लिमिटेड टाइम उनके पास था, उन्होंने जो जवाब उनके लिए सही लगा उन्होंने वो चीज़ को दिया। हालांकि अगर आप कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझेंगे और नहीं समझ रहे हैं एक्चुअली बहुत सारे लोग, तो ये क्वेश्चंस भी बहुत डेंजरस मतलब और बहुत ही हाईली कंसर्न्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं कि किस तरह से गॉड इन चीज़ों को अलाउ कर रहा है। प्रॉब्लम ऑफ इविल का सिंपल वर्जन ये है, अगर खुदा कुदरतमंद और मेहरबान है तो इतनी सफरिंग क्यों? रिलीजियस ट्रेडिशंस कई जवाब देते हैं और स्केप्टिक्स उन जवाबों पर सवाल उठाते हैं। शायद यहाँ इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी का मतलब ये है कि हम मान लें कि ह्यूमन सफरिंग का मिस्ट्री आसान नहीं। अब तक हमने आर्ग्यूमेंट्स को देखा, अब चलिए जावेद अख्तर की ओवरऑल वर्ल्ड व्यू को समझते हैं कि वो खुदा में क्यों नहीं मानते। जावेद अख्तर ने कई बार खुद को एथीस्ट डिस्क्राइब किया है, ना एग्नोस्टिक, ना स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस का कोई टैग, सीधा एथीस्ट। वो एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए। उनके वालिद जान निसार अख्तर एक मशहूर उर्दू पोएट थे। उनकी अपब्रिंगिंग लिटरेचर, प्रोग्रेसिव थॉट और पॉलिटिकल डिस्कशंस के माहौल में हुई, लेकिन उन्होंने बार बार कहा कि उनको गॉड के एग्जिस्टेंस का कोई कन्विंसिंग एविडेंस नजर नहीं आता। उनके लिए बिलीफ का मतलब है प्रूफ, और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम करता है जैसे कि गॉड का क्लेम है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस भी चाहिए। उनका एक सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है जो कि बहुत ही सिंपल है, अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो दुनिया में इतनी इनजस्टिस क्यों है? बच्चे वॉर जोन्स में क्यों पैदा होते हैं? नेचुरल डिजास्टर्स पूरी कम्युनिटीज को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती हैं? सफरिंग इतनी रैंडम और अनफेयर क्यों लगती है? उनके नजदीक दुनिया ऐसी नहीं लगती कि जैसे वो कोई मोरली परफेक्ट बीइंग के कंट्रोल में हो। ये क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ ईवल है और ये ऑल पावरफुल ऑल गुड गॉड के खिलाफ सबसे स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स में से एक माना जाता है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। जावेद अख्तर ने ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को भी ओपनली क्रिटिसाइज किया है। उनका कहना है कि रिलीजन अक्सर लोगों को डिवाइड करता है, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है, कम्युनल वायलेंस को भी भड़काता है। इंडिया जैसे मुल्क में जहां रिलीजन और पॉलिटिक्स डीपली इंटरकनेक्टेड हैं, उनका ये क्रिटिक और भी शार्प हो जाता है। उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन से कई जगह नुकसान भी देखने को मिला है। अब अनकंफर्टेबल सवाल ये है कि क्या वो वाकई गॉड को रिजेक्ट करते हैं या वो रिलीजन को रिजेक्ट करते हैं? दोनों में फर्क है और यहीं से डिस्कशन और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को रिजेक्ट करना ऑटोमेटिकली क्रिएटर को रिजेक्ट करना नहीं होता। लेकिन जावेद अख्तर यहाँ भी रुकते नहीं, वो अक्सर साइंटिफिक रैशनलिज्म के साथ अलाइन करते हैं। उनका बिलीफ है कि यूनिवर्स को साइंस के जरिए एक्सप्लेन किया जा सकता है। मोरालिटी को डिवाइन कमांड की जरूरत नहीं है, इंसान सुपरनैचुरल रेफरेंस के बिना मीनिंग क्रिएट कर सकता है। ये एक ह्यूमनिस्ट का पोजीशन है। इसका मतलब है कि हमें एथिकल होने के लिए हेवन या हेल की जरूरत नहीं है, हमें डिवाइन सर्वेलेंस की जरूरत नहीं है कि हम गुड बिहेव करें। हम अपने मोरल चॉइसेस के खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन यहाँ टेंशन फिर से शुरू होती है। साइंस मैकेनिज्म्स को एक्सप्लेन करती है, लेकिन क्या वो अल्टीमेट क्वेश्चंस का जवाब देती है? क्यों समथिंग यानी कि कुछ एग्जिस्ट करता है इंस्टेड ऑफ कुछ भी नहीं यानी कि नथिंग? कॉन्शियसनेस क्यों एग्जिस्ट करता है? मोरल इंट्यूशन क्यों एग्जिस्ट करता है? कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि साइंस हाउ को एक्सप्लेन करती है लेकिन वाई को नहीं, और यहीं एथीज्म के क्रिटिक्स पुश बैक करते हैं। वो कहते हैं कि रिलीजन के मिसयूज की वजह से गॉड को रिजेक्ट करना कैटेगरी मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि रिलीजन और गॉड सेम चीज नहीं है। इंसान रिलीजन का मिसयूज करे, इससे क्रिएटर ऑटोमेटिकली डिस्प्रूव नहीं होता। कुछ और लोग कहते हैं कि सफरिंग का एग्जिस्टेंस लॉजिकली गॉड को एलिमिनेट नहीं करता। ये सर्टेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ गॉड को चैलेंज करता है, लेकिन हर पॉसिबल कॉन्सेप्ट को नहीं। अब यहाँ पे डिबेट प्योरली फिलोसॉफिकल हो जाती है। क्या गॉड सफरिंग के साथ इनकम्पैटिबल है या सफरिंग ह्यूमन फ्रीडम के साथ कंपैटिबल है? क्या डिसबिलीफ प्योरली रैशनल है
या बिलीफ भी रैशनल हो सकता है। जावेद अख्तर के एथीइज्म 3 पिलर्स पर बेस्ड लगते हैं। सफरिंग के अगेंस्ट मोरल ऑब्जेक्शन, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के अगेंस्ट सोशल ऑब्जेक्शन और एविडेंस बेस्ड बिलीफ के साथ रैशनल कमिटमेंट। चाहे कोई एग्री करे या डिसएग्री करे, उनका पोजीशन इंपल्सिव लगता है। ये एक वर्ल्ड व्यू है जो एक्सपीरियंस, लिटरेचर, पॉलिटिक्स और मॉडर्न साइंटिफिक थिंकिंग से शेप हुआ है। लेकिन एक डीपर लेयर भी है। इंडिया एक डीपली रिलीजियस सोसाइटी है। ऐसे कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक एथीइज्म नेचुरल स्टेटमेंट नहीं होता, ये एक कल्चरल स्टेटमेंट होता है। ये ट्रेडिशन को चैलेंज करता है, अथॉरिटी को चैलेंज करता है, बैकलैश को भी इनवाइट करता है। तो उनका एथीइज्म सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं है और शायद इसीलिए ये इतना रिजेक्शन जनरेट करता है, जो कि हमने डिबेट में भी देखा। तो इस पूरी जर्नी के बाद सवाल वही है, क्या खुदा मौजूद है? इस वीडियो का मकसद आपको एक फाइनल वर्डिक्ट देना नहीं था। हमने स्केप्टिसिज्म के जेन्युइन क्वेश्चंस देखे, मेटाफिजिक्स के सीरियस आर्ग्यूमेंट्स देखे और सफरिंग का रियल चैलेंज भी देखा। हो सकता है कि आप बिलीवर हो या एथीइस्ट हो या फिर आप एग्नोस्टिक हो, लेकिन अगर इस वीडियो के बाद आप पहले से ज्यादा गहरा सवाल पूछ रहे हैं और ज्यादा रेस्पेक्टफुली डिसएग्री कर रहे हैं, तो ये कॉन्वर्सेशन सक्सेसफुल रही। शायद इंसानियत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम सिर्फ जीने के लिए नहीं, समझने के लिए भी पैदा हुए हैं। आपकी राय क्या है? क्या कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट आपको परसुएसिव लगता है या प्रॉब्लम ऑफ इवल ज्यादा स्ट्रॉन्ग चैलेंज है? नीचे कमेंट्स में अपनी बात रेस्पेक्टफुली कीजिए। आपको अगर रिलीजन, फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी पर ऐसे ही डीप और बैलेंस्ड वीडियोस देखने पसंद हैं तो वर्ल्ड रिलीजन्स को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ फुल पॉडकास्ट और डिटेल एक्सप्लेनर्स रेगुलरली आते रहते हैं। ये है वर्ल्ड रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स, वन डेस्टिनेशन।